जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बहाली जो कि पहले भर्ती आई थी उसी का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि 13 फरवरी 2026 से ऑनलाइन स्टार्ट होना चालू है। यानी कि फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आज 14 फरवरी है और 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन भाइयों ने अब तक नहीं अपडेट मिला है वो सबको बता दूं कि 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक ऑनलाइन होंगे, जो कि आपको साइट विजिट करना है joinindianarmy.nic.in, जो कि ऑफिशियल वेब पोर्टल है इंडियन आर्मी का। तो ये बहाली किस एआरओ में आया है मैं बता दूं कि ये बहाली सारे एआरओ में आने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ ये है, आप देख सकते हो, जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस अम्बाला। तो अम्बाला जो कि हरियाणा में पड़ता है और इसके यानी जेडआरओ जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर यानी कि जेडआरओ, ठीक है। एआरओ का मतलब क्या होता है? आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस। तो इस अम्बाला जेडआरओ के अंदर जितने भी एआरओ हैं उन सभी एआरओ में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मा का वैकेंसी आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैसेज इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट। तो ये नर्सिंग असिस्टेंट में वेटनरी भी आ जाते हैं, जो कि ये टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट जो कि मतलब आप बता सकते हो कि जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होती है उसके लिए। और ये जो है मैं बताता हूँ हाईलाइट करके इसको, ये जो वेटनरी है ये पशु सेवा के लिए है, यानी कि जो हॉर्स, गाय, भैंस या जो भी मतलब जो पशु सेवा के लिए जो आर्मी में जैसे कि खच्चर होते हैं, आर्मी में घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, तो इन सारे के लिए है, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या है, उसके बाद ये एंड सिपाही फार्मा इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2027। तो ये काफ़ी ह्यूज जो रिक्रूटिंग होने वाली है, बहुत अच्छी रिक्रूटिंग होने, काफ़ी अच्छी सीट आने वाली है। ये सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। और बताने से पहले मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भाई इंडियन आर्मी की कोई भी ट्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नर्सिंग हो, वेटनरी हो, फार्मा हो, अग्निवीर में या जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेड्समैन हो या टेक्निकल, जो भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं कि क्योंकि हमारे चैनल ज्वाइन इंडियन आर्मी जो ऑफिशियल साइट है आर्मी की, उसके बाद जो भी अपडेट आती है वो हमारे चैनल पे आती है। क्योंकि ये ज्वाइन इंडियन आर्मी से, जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी पे वैकेंसी या फिर जो भी नोटिफिकेशन आए उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए सहूलियत हो और आप अपडेटेड रहें। क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी ऐसे आती हैं जो बाकी लोगों को पता नहीं चल पाता है, या फिर जो भी अपडेट होते हैं, चाहे एज में हो या फिर क्वालिफ़िकेशन जो भी है, अदर थिंग्स, वो सारे अपडेट मैं इस पे लाकर आपको सबसे पहले देता हूँ। और यहाँ पे मैं ख़ास बात ये बता दूँ कि उन सभी भाइयों के लिए हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, एक मैं ब्लैंक पेज निकालता हूँ फिर बताता हूँ आपको। उसके लिए मैं बता दूं कि जो ज्वाइन इंडियन आर्मी चैनल, ये जो है, जो इंडियन आर्मी का ये जो चैनल है, इस पर आपको ये जितने भी आर्मी के रिलेटेड जितने भी ट्रेड हैं, चाहे वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे वेटनरी हो, या फिर वो फार्मा या फिर अग्निवीर के कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। तो सारे की तैयारी काफ़ी ही विधिवत तरीके से कराई जा रही है ज्वाइन आर्मी चैनल पे। क्यों, ये मैं बता दूं। और इसका सिलेक्शन रेट भी
काफ़ी ही तगड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी में, जो आर्मी में होता क्या है कि आर्मी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिपीटेड आते हैं, प्रत्येक साल रिपीटेड आते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए काफ़ी ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, PIQ दे रहा हूँ आपको, और मॉडल सेट करा रहा हूँ। तो ये सारे जो चीज़ें हैं काफ़ी ही बेनिफिशियल है आपके लिए, जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी सिलेक्शन चाहते हैं शॉर्ट पीरियड में, यानी कि 2 से 3 महीने में, या आप बोल सकते हो 1 से 3 महीने में आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ मिल रही है PIQ का एक मिलेंगे सेट, जिसमें आपको प्रत्येक साल का जो हमारे यहाँ क्या होता है कि PIQ का एक बैंक है, क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो आप, उससे हम लोग क्वेश्चन को कराते हैं, जिसके थ्रू आप की सिलेक्शन काफ़ी इजली होंगे और काफ़ी ही सहूलियत मिलेंगी। तो इसको मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा, फिर पहले चलते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे जो आर्मी की जो नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मा और इसकी आई है वेटनरी की, उसके बारे में। तो मैं बता दूं कि ये आप देख सकते हो, हाँ जी आप देख सकते हो। पहले हम लोग करेंगे, पेज नंबर 2 है ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कैंडिडेट एलिजिबल है इसके लिए। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारे जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट जानेंगे किसी क्या एलिजिबिलिटी है और किस ट्रेड के लिए, किस कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, ठीक है। यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी ये हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे कि एजुकेशन क्या चाहिए। तो जैसा कि मैं सबको बता देता हूँ कि 2027 की है, 26-27 की ये वैकेंसी। तो इसमें क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। इसको बाहर अच्छे से मैं समझाता हूँ। क्या बता रहा है कि 10+2 आपको पास होना है, किससे, साइंस में, जिसमें आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश विथ मिनिमम 50%। यानी कि विथ मिनिमम 50% का मतलब क्या है कि आपको 50%, ठीक है, 50% ओवरऑल आपकी परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज क्या चाहिए, मिनिमम 50%, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश को मिलाकर मिनिमम 50% होना ही चाहिए। और अगर ईच सब्जेक्ट में देखें, ठीक है, ईच सब्जेक्ट में देखें तो 40% चाहिए। ईच सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गए, बायो हो गए, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40%, यानी कि 100 मार्क्स की अगर क्वेश्चन है तो उसमें 40 नंबर आपको आना ही चाहिए। अगर 39 भी है, अगर सपोज दैट कि आपको केमिस्ट्री में अगर 39 आ गया, ठीक है, और आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज चाहिए वो आपको 50 से ना होकर समझ लो कि 99 है, सपोज दैट एक, ठीक है, 99 तो नहीं होगा, मतलब सपोज कर लो कि आप 67% हो गए ओवरऑल, तो फिर भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आपको 40% चाहिए ही, ठीक है, मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो मिनिमम 40% चाहिए ही, इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर सपोज दैट ये आपका क्राइटेरिया नहीं बनता है, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया में सॉलिड नहीं बैठता है, तो आप नीचे वाला भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी भी ऑप्शन में है आपके लिए, बॉटनी भी ऑप्शन में है और जूलॉजी भी ऑप्शन में है, ये दोनों होना चाहिए
ठीक है, इंग्लिश और बायोलॉजी की जगह, ठीक है, एंड इंग्लिश भी है, ठीक है। तो मिनिमम कितना चाहिए 50% ओवरऑल, और ईच सब्जेक्ट कितना चाहिए 40%, ठीक है। तो ये होना ही चाहिए। और एज क्या होना चाहिए, एज को देखेंगे कि इसमें एज क्या होना चाहिए। तो एज आप देख सकते हो 17.5 से 23 साल एज होना चाहिए, जो कि कैंडिडेट का जन्म 1 जून 2004 से 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए, जिसमें 1 जुलाई भी ऐड होंगे और यहाँ भी 1 जुलाई ऐड होंगे, यानी 2004 में 1 जुलाई भी ऐड होंगे और 2009 में भी 1 जुलाई ऐड होंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे। फिर हम लोग नीचे देखेंगे। तो इसको देखने से पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम लोग नीचे देखेंगे कि नीचे का क्या है सिपाही फार्मा के लिए। तो सिपाही फार्मा के लिए बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सिपाही फार्मा का, ठीक है। सिपाही फार्मा भी बहुत अच्छी ट्रेड है और काफ़ी बेस्ट जॉब माना जाता है आर्मी मेडिकल कोर में, ठीक है। बहुत सारे ट्रेड हैं, सारे ट्रेडों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कौन ट्रेड की क्या काम होती है। आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलते हैं सिपाही फार्मा के बारे में बात करेंगे। सिपाही फार्मा के लिए क्या चाहिए, 10+2 इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास एंड 10+2 चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। इन डी फार्मा विथ मिनिमम 55%। नर्सिंग में क्या चाहिए, नर्सिंग में चाहिए 50% ही। अगर आपके पास 50% भी है तो आप, ठीक है, इसको मिटाकर फिर मैं क्लियरली करता हूँ आपको। हाँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है 50% चाहिए, नर्सिंग में क्या चाहिए 50%, लेकिन वही फार्मा में क्या चाहिए 10+2 चाहिए पास और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास चाहिए, क्वालिफाइड इन डी फार्मा विथ मिनिमम कितना 55% चाहिए, ठीक है। एग्रीगेटेड एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है ये मैं बताता हूँ। हाँ, ये क्या है देखेंगे, जो रजिस्टर्ड बता रहा है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक बोर्ड होता है, एक काउंसिल बोर्ड है, जिसमें जो भी कॉलेज, जिस कॉलेज से मतलब डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर रहे हैं, उस कॉलेज को पहले आप देखें कि वो क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है। क्योंकि उसी कॉलेज को मान्यता दी जाएगी, उसी कॉलेज से आप अगर पढ़ाई की हो तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये है। फिर देखेंगे आगे कि इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल आल्सो बी एलिजिबल। यानी कि जैसे कि अगर ये नहीं है, ठीक है, तो इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा, यानी कि डी फार्मा जो है आपका, डी फार्मा उसमें अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट जो बी फार्मा भी करते हैं तो उसमें मिनिमम 50% चाहिए और डी फार्मा में कितना चाहिए मिनिमम 55%। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसका एज देखेंगे तो एज क्या है, नर्सिंग से ज़्यादा है। नर्सिंग में कितने चाहिए एज, नर्सिंग में चाहिए 17 से 23 साल, ठीक है। कितना चाहिए 17.5 से 23 साल। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चाहिए आपको 19 से 25 साल। अगर 19 से 25 साल है आपके बीच में एज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाकी जो डेट है इसमें देख सकते हो 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 तक बोर्न होना चाहिए, जिसमें दोनों डेट को आप मिला सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है, ये नोट में जो नोट में करके है वो हम लोग जानेंगे कि नोट में क्या है। क्या है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एंड आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल अदर सिक्योर सच
candidates, however, shall only be selected when they produce the original mark sheet during the phase 2 of recruitment process। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 10+2 में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपीयर हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है और सोचते हैं क्या मैं इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट या फार्मा का एग्ज़ाम के लिए कर सकता हूँ अप्लाई। तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे थंबनेल में बताया था कि सबसे बड़ा अपडेट है वो यही अपडेट है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैंडिडेट हु हैव पास appeared in class 12 board and are awaiting a declaration of result are also eligible to apply provided they fulfill all other QRs। ठीक है, तो वही फुलफिल हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको यहाँ पे देखा जा सकता है कि फेज 2 को पहले आपको रिजल्ट यानी कि मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तक आप मतलब स्टेज 1 क्लियर कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर आप जैसे स्टेज 2 आते हैं तो वहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं उन सभी भाइयों के लिए जो अभी तक रिजल्ट उनकी नहीं आई है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड को देखेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, हाइट एंड वेट। ठीक है, तो मिनिमम फिजिकल QR एज अंडर क्या चाहिए, यानी कि हिमाचल के लिए कितना चाहिए 163 और हरियाणा के लिए 170 हाइट चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, और एज पर पारा 2.2 बिलो वेट चाहिए। ठीक है, जो कि मैं दिखा दूंगा यहाँ पे पारा ये जो है, ठीक है, ये दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं जैसे लाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा है टेबल, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएंगे उसको बताने में। फिर चेस्ट है जो आप देख सकते हैं कि मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम आपको 77 चाहिए। ठीक है, 77 चाहिए और 5 आपको फुलाकर यानी कि एक्सपेंशन के थ्रू चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और बाकी चार्ट जो है वो आप देख सकते हैं वेट का है, तो ये है क्या, एज है ईयर में और हाइट्स है सेंटीमीटर। ठीक है, ये है मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेज वेट। ठीक है, ये हो गया, यानी कि इस साइड के लिए इतना एज चाहिए मिनिमम, और 17 से 20 के लिए जो है वो ये चाहिए, फिर ये चाहिए 20 ईयर 1 दिन से 30 साल तक ये चाहिए। ठीक है, तो ये है चार्ट, आप इसको समझ सकते हो, जिसकी जो भी हाइट है वो अपने वेट को इसके अकॉर्डिंग टैली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलेंगे, आगे क्या है वो देखेंगे, ये भी आगे वही है जो हाइट के अकॉर्डिंग है। फिर इसमें स्पोर्ट्स के लिए है कि जो भी भाई स्पोर्ट्स के लिए है ये कर रहे हैं उनके लिए है। तो स्पोर्ट्स के लिए क्या है, सन ऑफ सर्विंग और सन ऑफ एक्स और सन ऑफ वार विडो। ठीक है, और सन ऑफ विडो इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन और एडॉप्शन डन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए सोल्जर, यानी 2 वर्ड्स ओनली, यानी कि 2 को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये, यानी कि सन ऑफ सन ऑफ सर्विंग के लिए है, सन ऑफ एक सर्विसमैन के लिए है, सन ऑफ वार विडो के लिए, सन ऑफ विडो के लिए है, और इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन एडॉप्शन डन ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम फॉर ऑफ ए सोल्जर। ठीक है, और 2 वर्ड्स ओनली, यानी कि जो भी अडॉप्ट किए हैं या फिर सन ऑफ सोल्जर हो गया या फिर सन ऑफ सर्विंग हो गया, तो उनके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग वेटनरी और सिपाही फार्मा में कितने मिलेंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे। 200 में 20 मार्क्स आपका जुड़ जाएगा इसी में, अगर सन ऑफ सर्विस हो। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है कि जो भी भाई
जो भी भाई अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं और वो रिप्रेजेंट इंडिया किए हैं, यानी कि रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल लेवल, तो उनको भी मिलेंगे 20 मार्क्स। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर जो स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं सीनियर जूनियर नेशनल लेवल में एंड हैव ऑन द मेडल, यानी कि जो मेडल जीत चुके हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट किए उनको 15 मार्क्स मिलेंगे। फिर रिप्रेजेंटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी को किए हैं इन इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप एंड हैव ऑन, अगर जीत चुके हैं इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में उनको मिलेंगे 10। तो ऐसे ही सारे हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि सर क्या मैं एनसीसी किया हूँ, नंबर जुड़ेंगे क्या? तो उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी भाइयों के लिए, क्योंकि पहले नहीं जुड़ते थे। पहले होता क्या था कि जो एनसीसी पास है, ठीक है, सी सर्टिफिकेट से, तो उनको जीडी और ट्रेड्समैन में क्या होता था, माफ़ हो जाता था, यानी कि एक्सक्यूज हो जाता था कि जैसे ही आप रनिंग और मेडिकल पास हुए तो आपकी जॉब हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। एक मतलब एग्ज़ाम में बैठने तो पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपको अटेंड करने पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक लेटर भी नहीं लिखोगे ना फिर भी आप पास हो, ठीक है। तो यह होता था। लेकिन नर्सिंग और वेटनरी और फार्मा में ऐसा नहीं होता, उसमें एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट को दिया जाता है 5 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट को दिया जाता है 10 नंबर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट को दिया जाता है 15 नंबर, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ पार्टिसिपेट किया हो रिपब्लिक डे में, यानी कि 26 जनवरी में पार्टिसिपेट किया हो तो उसको मिलेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया, तो ये आप सबको ध्यान में रखना। फिर यही सब है, और मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए एक शॉर्ट में बता देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट है, किस क्या क्या सीक्वेंस होंगे, तो आप सबको पता होगा सीक्वेंस इसके बारे में। पहले क्या होंगे, पहले होंगे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि जिसको बोलते हैं सीईई, ठीक है, सीईई बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही हो गया तो इसमें सब बताया कि कैसे होंगे आपका, तो जैसे कि बायोमेट्रिक, आधार, ऑथेंटिकेशन, ये सब सारे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फेज़ 2 में क्या होंगे, फेज़ 2 में आप देख सकते हो, फेज़ 2 में क्या होंगे आपको ये देख सकते हो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होगा रिक्वायरमेंट वो आपको चाहिए, जिसमें होंगे आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। डोमिसाइल, जो डोमिसाइल हो गया, नेटिविटी हो गया, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रिलीजन सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, जो कि एसपी के द्वारा बनाया होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला क्या है, जो कि रिलेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, अगर आपके फादर या फिर आपके ब्रदर हैं। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि एनसीसी आपने किया है उसका। फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स से इंक्लूडेड हैं। फिर अफिडेविट चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया होगा, फॉर्मेट ऑफ अफिडेविट अटैच एज पर अपेंडिक्स एंड डी, ठीक है। डी अपेंडिक्स जो है नीचे, उसमें इसका फॉर्मेट इंक्लूडेड किया गया, ठीक है। अफिडेविट इज मैंडेटरी टू गेन एंट्री इनटू द रैली, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द रैली विदाउट अफिडेविट, यानी कि अब अगर आप अफिडेविट नहीं लाते हैं तो आपको रैली में, जो कि भर्ती में है, उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। फिर नीचे क्या है, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको चाहिए ही, जो कि काफ़ी मैंडेटरी है। फिर टैटू के बारे में बताया है, टैटू के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ, टैटू के बारे में क्या है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स कम्युनिटी फ्रॉम ट्राइबल्स एरिया आर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज पर एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ऑफ द सेड ट्राइब्स टू विच कैंडिडेट बिलोंग। सच कैंडिडेट विल ओनली परमिटेड ऑन प्रोड्यूसिंग अ फॉलोइंग 2 सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी कैंडिडेट, यहाँ पे बताया गया क्लियरली कि जो भी कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स कम्युनिटी, यानी जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी से हैं या फिर फ्रॉम ट्राइबल एरिया से हैं, उनको परमिटेड है, यानी कि हैव टू परमानेंट टैटू परमिटेड है, ठीक है। ऑफ एनी पार्ट, यानी कोई भी पार्ट पे परमानेंट टैटू, मतलब वो
ये है, परमिटेड है, लेकिन उसके लिए आपको अपेंडिक्स ई जो है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है जिसमें सर्टिफिकेट टू बिलोंगिंग टू ट्राइबल्स कम्युनिटी एंड परमिसिबिलिटी टू परमानेंट बॉडी टैटू टू बी साइन बाय द डीसी या डीएम और एसडीएम से साइन होना चाहिए। ये मतलब मैंडेटरी है। जो टैटू जो अपेंडिक्स ई जो आप बनाओगे उसमें साइन हुआ होना चाहिए, डीएम या फिर डीसी या फिर एसडीएम से साइन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपको मान्य होगा। फिजिकल का बात करें तो फिजिकल में आप देख सकते हो कि फिजिकल में क्या है, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आप देख सकते हो क्या चाहिए। इसके रनिंग के बारे में जानेंगे कि रिक्रूटमेंट जो रैली है उसके बारे में, यानी कि वो क्या आता है, फेज़ 2 में आएगा। फर्स्ट फेज़ में क्या आएंगे, CEE आएंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, उसके बाद ये है। तो 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जिसमें कितने टाइम मिलेंगे आपको, 6 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि नीड टू क्वालिफाई। इसमें कोई भी आपको कंपटीशन नहीं होगा। अगर 6 मिनट 15 सेकेंड के बीच में अगर आप आ जाते हो, यानी कि अंदर आ जाते हो 6 मिनट 15 सेकेंड के अंदर, तो आप क्वालिफाइड है। इसमें नीड ही है क्वालिफाई, क्योंकि फिजिकल के मार्क्स पे आपकी मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, फिर बीम है जो कि क्या बोलते हैं, पुलअप्स। तो नीड टू क्वालिफाई, इसमें भी नीड टू क्वालिफाई होता है, मिनिमम 6 चाहिए ही आपको। और फिर आगे क्या है, 9 फीट डीच, जिसमें इसमें भी नीड टू क्वालिफाई है। फिर जिग जैग बैलेंस है जो कि नीड टू क्वालिफाई, यानी सारे जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जो रैली साइट पे होंगे, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। जो अपनी टाइम है उसके टाइम के अंदर आप आओ और क्वालिफाई करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एट रैली साइट। उसमें क्या होंगे, उसमें देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द लेड डाउन रीजन बेस्ड एंड कैटेगरी वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट विल बी एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन ऑथराइज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स है ऑथराइज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको, यानी कि रीजन के भी बेस पे आपको, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रीजन बेस्ड पे, उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे और उसके एज पर आप पास होंगे। ठीक है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में वो देखेंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होंगे। तो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि जो दोनों क्वालिफाई है, हाइट वेट चेस्ट ओनली। ठीक है, जिसमें आता है फिजिकल मेजरमेंट में क्या आता है, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसमें हाइट वेट एंड चेस्ट ओनली आते हैं, जो कि कंडक्टेड किया जाता है। ठीक है, तो कंडक्टेड बाय आर्मी मेडिकल टीम एट द रैली साइट एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी इन वर्क ऑन द सब्जेक्ट इशू। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल जो टीम है, यानी कि जब भी आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्टेड हो जाएंगे तो फिर आपको भी आगे एज ए असिस्टेंट आप भी आर्मी का जो मेडिकल होगा, रिक्रूटिंग मेडिकल होगा, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, अंडर वेट एंड ओवर वेट कैंडिडेट ड्यूरिंग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, यानी कि विल कंटिन्यू टू गो थ्रू फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड विल बी स्क्रीन अगेन द वेट बाय द आर्मी मेडिकल टीम। जो भी अंडर वेट आ जाते हैं, जो फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट होंगे, जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप अंडर वेट आ जाते हैं, ठीक है, अंडर वेट या ओवर वेट आ जाते हैं, तो फिर से आपको, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फिर से आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT विल कंटिन्यू टू गो थ्रू फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड विल बी स्क्रीन अगेन फॉर अगेन फॉर वेट बाय आर्मी मेडिकल टीम। यानी कि जैसे अगर आप अंडर वेट या ओवर वेट आ जाते हैं तो फिर से आपको आर्मी मेडिकल टीम के द्वारा आपको फर्दर स्क्रीन किया जाएगा। ठीक है, ये आप जहन में रखना। फिर कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर वेट क्राइटेरिया विल बी गिवन 21 डे टू रिपोर्ट और रिव्यू मेडिकल एट नियरेस्ट मिलिट्री या कमांड हॉस्पिटल बेस्ड हॉस्पिटल। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट अगर अंडर वेट या ओवर वेट पाए जाते हैं उनको फिर से आपको 21 डेज आपको दिया जाएंगे, जो कि आपको रिपोर्ट करना फिर मिलिट्री हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल, ये तीनों में आप रिपोर्ट कर सकते हैं नियरेस्ट।
और उसके बाद आप अगर 28 एज तो काफ़ी है, 28 एज में आप अपनी वेट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो ये है। फिर अगला देखेंगे, अगला जो है वो देखेंगे ये अगला क्या है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगे, तो मैं जो मतलब एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि जैसे कि एक बताया कि मेडिकल का जो पॉइंट होते हैं, जो कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट द रैली साइट विल बी गिवन है अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिव्यू बाय अ स्पेशलाइज्ड मिलिट्री हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल और कमांड हॉस्पिटल। यानी कि आप अगर ग्राउंड पे यानी कि एट ए टाइम रैली साइट पर अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको 28 डेज का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप कहीं भी आर्मी का जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है और कमांड हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर आप अपना चेकअप करा सकते हैं और फिर से आप, ठीक है, फिर से आप 28 डेज के बाद आप जाकर अपना ये करा सकते हैं री मेडिकल। ठीक है, अगर आप फिट हो जाते हैं तो फिट है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको समझ में आ गई है। ठीक है, बाकी मैं इसका साइट जो है, जो कि आप सबको पता होगा, तो साइट पे आप जाकर अपना देख सकते हैं बाकी चीज़ें कि आपकी ARO की कब बहाली आ रही है, क्योंकि सारे ARO ऑल ओवर इंडिया में यानी कि पैन इंडिया बहाली आ रही है। ठीक है, तो ये है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा इस वीडियो, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैंने बनाया। और जिस टॉपिक पे आपको चाहिए प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, ताकि मैं अगले वीडियो उस टॉपिक के रिगार्डिंग बनाऊँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी भाई या जो भी लेडीज एंड जेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके, और अपना फ्यूचर ब्राइट करें हमारे साथ। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।